सर आपका क्या नाम? मेरा धर्मेंद्र कोठारी। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्योंकि कुछ विपक्षी नेता हैं वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ वो लगातार इसको अपोजिशन में जैसे हैं तो अपोजिट कर रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम वो कांग्रेस के सांसद, उन्होंने तारीफ की है कि हर वर्ग को जोड़ा गया। इनकम टैक्स को लेकर खास तौर पर कहा जा रहा है जो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख और सैलरीड पर्सन के लिए 7.5 लाख कर दिया गया। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है। इससे इनकम टैक्स पेयरों की अभी ज़्यादा लाइन और बढ़ जाएगी। मतलब जो तादाद जो पहले जो उनका जो रेशियो था वो 100% बढ़ेगा। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा ही डिसीजन है उनका। अच्छा, दूसरी तरफ जिस पॉलिटिकल सिनेरियो की मैं बात कर रहा था, आप कैसे देख रहे हैं? अब कुछ समय बाकी रह गया है, 24 चुनाव की सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आप किसको देखना चाह रहे हैं? 100% मोदी जी आएंगे। मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है और मोदी जी ही सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों आने चाहिए? कोई कारण होगा? जो अभी तक के जो टाइम निकला है और जिस तरीके से मोदी जी अपने वर्क किए और सारे देश विदेश में जितना नाम हुआ है अपने भारत का, वो हिसाब से तो 100% मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। नाम है आपका? विनोद शुक्ला, विनोद शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई। मुंबई के रहने वाले हैं। मुंबई माया नगरी मेरी जान। अच्छा, बजट के बारे में कुछ देखा सर आप? नहीं, बजट के बारे में नहीं। उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है, चाहे बढ़े चाहे घटे, हमको उससे क्या लेना देना। हमको जो कमाना है जो खाना है वो करना ही, हमको उससे कोई फैसिलिटी तो है नहीं, ना मिलना है, जाना ही है जाना है। मिडिल क्लास वाले हम लोग, मिडिल क्लास वाले के लिए किसी भी बजट में कभी कुछ नहीं रहता है। अच्छा, अभी जो ये टैक्स स्लैब, पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं था, अब 7 लाख तक नहीं है, और सैलरी जो अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए 7.5 लाख तक अब टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा एनुअल इनकम। वो अच्छी बात है, अगर अगर ये सच्चाई अगर ये है तो अच्छी बात है, ये हुआ है कल के बजट में, 9 साल बाद ऐसा बदलाव हुआ है। क्योंकि हमको इनकम तो कुछ नहीं होता, टैक्स हर साल भरना पड़ता है, सीए का रिटर्न देना ही पड़ता है, जी। तो वो तो नुकसान ही नुकसान था। बट अगर 7.5 लाख का हुआ है तो अच्छी बात है, हाँ, सैलरीड के लिए और बाकी के लिए 7 लाख। लोग के लिए अच्छी बात है। और दूसरी तरफ गौतम अडानी की अगर बात की जाए, सेकंड नंबर के जो है पहुंच चुके थे वो रिचेस्ट पर्सन। एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग से, वो रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसको नकार चुके हैं उस रिपोर्ट को, लेकिन उसके बावजूद उनके शेयर्स नीचे गिरते हैं। आज पूरा विपक्ष जो है वो कह रहा है कि हमें सिर्फ गौतम अडानी पर चर्चा करनी है कि ये मोदी के दोस्त हैं। आप कैसे देखते हैं? सर, अगर जो जिस इंस्टीट्यूट का आप नाम बता रहे हैं, वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और एनालाइज करते रहते, पॉलिटिकल भी करते रहते, फाइनेंस का भी, और उनका अपना कुछ ना कुछ तो एक अस्तित्व है, तभी वो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं, अगर वो झूठ है तो कल मैं चर्चा सुन रहा था, उसके बारे में बोला जा रहा था कि आपको अगर इसके ऊपर कोई भी शक है तो आप जाके वहाँ के कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे। गौतम अडानी से अभी तक कोई भी कोर्ट में ऐसा वो किया, खाली बोला कि हम कोर्ट में जाएंगे करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। वो तो चैलेंज कर रहा है कि कोर्ट में आओ, हम उस वहाँ पे साबित करेंगे और आपको तो जाना चाहिए उनको, अगर उसके अंदर थोड़े भी इनको लगता है कि सच्चाई नहीं है तो। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में अब हम आते हैं, जो इस समय देश में राजनीति परिदृश्य चल रहा है, 2024 का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर सभी पार्टियां भी तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी उन्होंने यात्रा भी निकाली इतनी बड़ी। क्या लग रहा है आपको 24 में पीएम कौन बनना चाहिए? पीएम तो सर यही आएंगे, क्योंकि जो उनका स्ट्रेटजी है, जिस तरह से उनका चल रहा है, वो पीएम वही आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो इतनी यात्राएं निकाली, ये सब वो ठीक है, यात्रा, वो अपना पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, अच्छा, मैं तो उसको बोलूँगा अच्छा काम किया, कम से कम उसी बहाने चले, इतना एक्सरसाइज हुआ, लोग को कुछ जुड़े, बीच में खेत खलियान भी आता, मैदान भी आता, किसान भी आते, मजदूर भी आते, वो भी उनसे परिचय हुआ, वो सब ठीक था। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी कांग्रेस या विपक्ष कितना भी मौजूद है, अभी तक उसको टक्कर देने के लिए ये नहीं है। सीट भले कुछ बढ़ जाएंगे घट जाएंगे किसी के, लेकिन पीएम मोदी जी आएंगे। सर लास्ट कमेंट, महाराष्ट्र से आप हैं, पिछले कुछ महीनों में वहाँ पर बहुत पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ है। शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी है वहाँ की, उसमें 2 जो है गुट बन चुके हैं आपस में, एक एकनाथ शिंदे का है और एक उद्धव ठाकरे का है। आप कौन सा गुट आपको लग रहा है कि अब जो है वो ज़्यादा एक्सेल करेगा, क्योंकि बीएमसी का भी अब इलेक्शन आने वाला है? सर, उसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता है कि पॉलिटिक्स है। एक अपने फादर के नाम पे बोल रहे कि हम असली शिवसेना, और एक उनके जो आदर्श थे उसको फॉलो करते बोल रहे कि हम शिवसेना है। अब उसमें पब्लिक का सेंटीमेंट किसकी तरफ जाएगा, कौन इसकी बाजी मारेगा, इसको बोलना बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका? दिलशाद। कहाँ के रहने वाले हो दिलशाद? भोपाल। भोपाल के रहने वाले हो। बजट के बारे में पढ़ा, कुछ सुना? नहीं, इतना कुछ खास तो नहीं पड़ा, लेकिन काफ़ी आजकल क्राइसिस आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है आज के टाइम पे, तो इसलिए यही कहेंगे कि चीज़ों को सुधारा जाए, बेहतर है। आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, क्राइसिस जिससे कम हो। भोपाल के आप रहने वाले हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार तो लग रहा है कि कांग्रेस आ सकती है, उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, बाकी ऊपर वाला जाने। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के एक नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, सीनियर नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भारतीय सेना पर सवाल उठाए थे। क्या ये बैकफायर नहीं करेगा यहाँ पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश तो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने सुना भी नहीं है,
मेरा एक इतना ही कहना है कि आ सकती है कांग्रेस, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है आई डोंट नो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? यहाँ आ जाइए। सर तौहिद, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली लक्ष्मी नगर साइड। दिल्ली के ही रहने वाले हो। 2024 का इलेक्शन अब आ रहा है। 2024 में अगर बात की जाए तो कांग्रेस अपनी तैयारी में है, बीजेपी अपनी तैयारी में है। दिल्ली के आप रहने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी तैयारी में है कि मैं पीएम बनूं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़? जो कर रहा है सरकार में अपना काम कर रहा है वही आना चाहिए। जो एफर्ट्स कर रहा है अपने वो आए तो ज़्यादा सही है। अब सरकार को तो हम कैसे करें। आप किसको देखना चाहते हैं पीएम पद पर? 2024 में हाँ। पीएम पद पर वैसे तो कांग्रेस भी सही अपना कर रही है, जितना उसका प्रचार चल रहा है। भारत जोड़ो अभियान उसने चालू करा है, उसमें अपना टाइम दे रही है। हाँ, वो तो खत्म हो गया। वो ख़त्म। कई सारे विपक्षी नेता उनके साथ दिखे नहीं, वहाँ पर आए नहीं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, पर जहाँ तक है चांसेस तो कंपटीशन तो रहेगा, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी रहेगा। सो अब देखते हैं 2024 में क्या होता है। क्या नाम है आपका? मुख्तियार सिंह। मुख्तियार सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू कश्मीर में जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू के रहने वाले हैं? हाँ जी। जम्मू में कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू में हम एयरपोर्ट के पास एग्रीकल्चर सतवारी के पास है। सतवारी के पास जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एशिया की सबसे बड़ी, वो हमारे कॉस्ट शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आरएसपुरा। हाँ जी जी, स्कॉच जिसको बोलते हैं, उस यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं। सर, बजट भी अब आ चुका है, आखिरी फुल एंड फाइनल बजट था। उसके बाद अगर बात की जाए, अब 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर आए थे, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली। कैसे देख रहे हैं आप, कौन आना चाहिए सर प्रधानमंत्री? बात यही, बड़े चाव से लोगों ने बीजेपी को वोट देके तो इस सरकार को लाया था बीजेपी की, कि नरेंद्र मोदी आएंगे, कुछ देश का सुधार होगा। बेसिकली में ये देखा गया है, जो मैं जो फील करता हूँ कि इन्होंने लो क्लास मीडियम क्लास, हम मीडियम क्लास में आते हैं, लो क्लास और मीडियम क्लास को बिल्कुल ये कि ड्रेस कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। तो सरकारें तो हम किसी पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन जो भी आता है वो पहले तो अपना घर पूरा करता है, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को करता है प्रपोज। सरकार जो है पब्लिक के बारे में सोचती नहीं है बिल्कुल। जब कि मैं एक ट्रांसपोर्टर आदमी हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सर्विस छोड़ने के बाद ट्रांसपोर्ट का काम किया था और बड़े अच्छे पदर पे थे हम लोग। तो ये गवर्नमेंट की जो सरकार की नीति ऐसी थी कि इस नीति ने हमारा जो है, जो किया कहा जिसको कहते हैं, हम अपने पंजाबी में किया कहा डूब दिया, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे पढ़ाए, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी उधर ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास अब बुढ़ापे के लिए सहारे में कुछ नहीं है। इतना टैक्स हो गया कि हम एक गाड़ी को बिक्री करते हैं, थोड़ी देर काम चलाते हैं, क्योंकि वो भी कूड़े के भाव बिक रही हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर लाइन को इन्होंने बोर्ड ऐड कर दिया है। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा, ये टैक्स स्लैब को लेकर जो पिछले 9 साल से बदलाव नहीं हुआ था, अभी वो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है इस बार बजट में। पहले 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था एनुअल इनकम पर, अब 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना, और अगर आप सैलरीड मतलब एम्प्लॉय हैं तो 7.5 लाख तक अब आपको टैक्स नहीं देना है। देखो, इसमें भी सरकारी मुलाजिम को बेनिफिट मिला है। 7.5 लाख रुपए का टैक्स है, नहीं देगा उस पर। हम 5 लाख पे देंगे, 5 लाख से अबव का टैक्स देंगे। हम ऑलरेडी टैक्स होल्डर आदमी हैं। बाकी 7 लाख तक नहीं देंगे, बाकी 7.5 तक नहीं देंगे। तो उसमें क्या है, हमें तो नहीं कुछ अच्छा लगा, क्योंकि लोगों के पास, अब पब्लिक के पास पैसा भी ख़त्म होता जा रहा है। तो आज हम लोग पहले टैक्सियों में घूमते थे, यहाँ आते थे घूमने के लिए, आज हम लोग बस ढूंढते हैं। मेरा नाम राम दुलार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं राम यादव? बनारस, बेसिकली बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में तो पीएम मोदी का वो भी कार्य क्षेत्र भी है। क्षेत्र है, हाँ। नहीं, लाइव ही रिकॉर्ड करेंगे, जिसका अच्छा लगेगा उसका डाल देंगे। अच्छा, क्या कैसे देखते हैं बनारस की अगर बात की जाए, पहले बनारस पर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब से पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बना है, कुछ बदलाव वहाँ पर बहुत देखने को मिले हैं। रुद्राक्ष सेंटर हो या फिर कॉरिडोर की बात हो, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। आप बनारस के वासी हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज़? बदलाव तो हुआ है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, बदलाव तो हुआ है। लेकिन यह है कि
जिस तरह का बदलाव होना चाहिए। दूसरी उनकी जो है वो है सेकेंड बार है वहाँ सांसद चुने गए हैं, लेकिन जिस स्पीड से या जैसा होना चाहिए उसके लेवल पे नहीं हुआ है। जैसे बनारस गलियों का शहर जाना जाता है, अगर आप मेन रोड छोड़ के अगर अंदर आप जाते हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे पहले था। बाकी जो मेन रोड है उसका कुछ हुआ है काम। जो फेरी अभी वहाँ से स्टार्ट की गई, जो बांग्लादेश से होते हुए जाएगी डिब्रूगढ़ असम तक, कास्टली आम आदमी के लिए नहीं है वो बहुत कास्टली है। अच्छा, वो क्रूज़ है, जो क्रूज़ का क्या एक दिन का जो चार्ज है वो तो बड़ा मतलब। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो बाहर से आ रहे हैं, जो उसकी टिकट्स बुक कर रहे हैं, जो लाखों रुपए तक उसकी टिकट्स जा रही हैं, 40-50 दिन का जो पूरा टूर है, तो उससे वहाँ पर जो है ज़रूर पैसा भी आएगा। टूरिज़्म को बढ़ावा हो सकता है, टूरिज़्म की दृष्टि से सही है, लेकिन वहाँ के लोकल, वहाँ के जो रहने वाले हैं या फिर अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के जो रहने वाले हैं उन लोगों के लिए कोई वो नहीं है। बाहर के लोग वहाँ घूम सकते हैं, उसकी वजह से बनारस के जो टूरिज़्म से जो वहाँ के लोग हैं, जो फेरी वाले हैं या फिर जो ठेला वाले हैं, उन लोगों का रोज़गार बढ़ सकता है। इसके लिए सही है। उसका कास्ट है वो बहुत ज़्यादा। वो तभी पहली जो फर्स्ट और सेकंड टाइम में जो टिकट्स बुक हुई हैं वो सब फॉरेनर्स हैं, उसमें सब फॉरेनर है, प्लस हमारे इंडियंस भी हैं लेकिन कम है, उसके रेशियो में कम है। और ये मिडिल क्लास के लिए क्या, थोड़ा अपर मिडिल के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। उसका कास्ट एक दिन का शायद 20 या 24 हज़ार रुपये है, तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये है कि मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री, पैसा आएगा टूरिस्ट के बाद। वो तो पहले भी था। बनारस तो मंदिर का शहर है ही, मंदिरों का, वो तो पहले ही भी था। लेकिन ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया कि ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है बढ़ा है चीज़ें जो है। अच्छा, अब 24 इलेक्शन में क्या देख रहे हैं आप? क्या फिर से आएंगे पीएम मोदी? वहाँ उनको आना चाहिए, क्या चुन करके आएंगे? क्योंकि केजरीवाल जो फर्स्ट टर्म में वहाँ पे आए थे उनके सामने चुनौती देने, इस बार दोबारा से वो चुनौती देने की तैयारी में है पीएम मोदी। तो अब तो ये थोड़ा सवाल अभी कैसे कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि मुश्किलें बढ़ जाएंगी केजरीवाल को भी उनका, क्योंकि उनका निजी है ना संसदीय क्षेत्र, वहाँ जो विकास हुआ है कुछ ऐसे हो जाएगा कि कोई जाएगा वहाँ चुनाव लड़ने, वहाँ बहुत मुश्किल की बात है। पहले भी आए थे 2014 के चुनाव में भी केजरीवाल बनारस आए थे, तो फिर भी तो इनके साथ लड़े थे, फिर भी लड़ाई में थे केजरीवाल, बहुत पीछे भी नहीं थे। केजरीवाल की भी कार्यशैली अच्छी है, और बाकी तो यूपी में सारी डिसमिसें चल रही है। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है 24 में कौन आखिरकार? सभी तो तैयारी कर रहे हैं, अपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? देखिए, अब वही राहुल जी और ये रहेंगे दोनों लोग, लेकिन हम लोग तो राहुल जी के साथ रहेंगे भाई। हाँ जी, वरुण शर्मा। वरुण शर्मा कहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी, दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हो। बजट के बारे में कुछ सुना पड़ा? बजट के बारे में एक्चुअली यार क्वाइट कुछ चीज़ से, क्योंकि बजट के बारे में देखिए, अब जो भी है अपने देश में जो भी निकाला जा रहा है, तो देखा जाए तो ऑन इंडिया पेपर में सब कुछ है, लेकिन रियलिटी कुछ भी नहीं है। तो जैसा आपके सवाल थे बाकी लोगों से कि राहुल गांधी जी आएंगे या फिर मोदी जी आएंगे, तो जब से देश आज़ाद हुआ है मैं देखना चाहता हूँ ये कि चाहे मोदी जी आएँ या फिर राहुल गांधी आएँ या फिर कोई भी आए, जो गरीब, जो रियल इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं सॉल्व होने वाली हैं, ना मोदी जी के आने से, ना ही किसी और के आने से। आप देख सकते हो कि जितने भी और देश हैं उतना ग्रोथ कर रहे हैं, कि हमारा इंडिया कहाँ है? हम कहते हैं कि हमारा इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है, देखिए हम कितना आगे आ चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी कहीं पे आ सकते हैं। एक छोटा सा बजट हम 5 साल के अंदर पेश कर देते हैं लोगों के सामने कि हर साल आता है। हर साल हम, लेकिन जो 5 साल का बजट आता है उसी की 5 ईयर की जो प्लानिंग होती है हमारी, हम वो पेश कर देते हैं कि इससे सब कुछ हो जाएगा हमारा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कहीं भी गरीबों का भला हो रहा है। इंटरनेशनल आपने उसकी बात की, आपने रैंकिंग्स देखी, अभी जो रैंकिंग्स आ रही हैं, जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात आ रही है, इंडिया ने ब्रिटेन, अमेरिका, चीन सबको पीछे छोड़ते हुए फिर से आईएमएफ प्रोजेक्शंस में इंडिया सबसे ऊपर चल रहा है। वो जस्ट बिकॉज इसकी वजह से, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग हब बन चुका है इंडिया। आउटसोर्सिंग मतलब कि यहाँ पे चीप लेबर बहुत है। आप कोई भी देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आना चाहती हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे पास लेबर वर्क इतना चीप है। दैट इज़ वाई आप देख सकते हो कि चाइना भी तो एक तरीके से बढ़ चुका है। तो ये थोड़ी ना है कि ये चीज़ें स्टैंड आउट करने वाली हैं, ये स्टैंड आउट करने वाली चीज़ें नहीं है, मेरा ये मानना है इस बारे में। नहीं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो आपने जिक्र किया कि ज़मीन पर देखने को नहीं मिलता, अगर बात की जाए तो इस बार भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि इतने करोड़ों लोगों को मिल चुका है, इस बार उसमें 66% का जो है इजाफा किया गया है। देखिए रियल बात मैं कही जाए, मैं वैसे कि स्टूडेंट हूँ,
आप कहते हैं कि इतनी वाली स्कीम से इनको फ़ायदा मिला, उनको फ़ायदा मिला, लेकिन कई जगह मैं न्यूज़ ये देख लेता हूँ कि स्कीमों से कहीं को भी फ़ायदा नहीं मिला। तो क्या सही है और क्या गलत है, मैं कैसे मान लूँ ये?